नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। कल आए हैं चुनाव के नतीजे और कल से लेकर आज तक विपक्ष कंफ्यूज सा नजर आ रहा है। इन नतीजों को महाराष्ट्र में जो आए हैं स्वीकार करें या फिर इनका विरोध करें। कांग्रेस पार्टी के नेता दो सुर में बोल रहे हैं। कल पवन खेड़ा, जयराम रमेश कह रहे थे इन नतीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। जहां पेपर लीक हो जाए वहां हम चुनाव के ऐसे नतीजों को कैसे स्वीकार कर लें। आज कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई बोले इन नतीजों को हम स्वीकार करते हैं, हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पूरी तरह से इन नतीजों के विरोध में उतर आया है। संजय राउत अब चुनाव के इन नतीजों के लिए पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है ये सब चंद्रचूड़ जी की वजह से हुआ है। अगर वो पहले हमारा चुनाव चिन्ह हमें दे देते, जब हमारी पार्टी टूटी, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें न्याय दे देते, तो फिर आज महाराष्ट्र में ऐसा नतीजा नहीं आता। क्योंकि कानून का डर पूरी तरह से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने खत्म कर दिया था और इसीलिए यह अत्याचार महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर भी हुआ। और यह पवन खेड़ा का कल का बयान, जहां पेपर लीक हो रहे वहां ऐसे नतीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मैंने बताया, गौरव गोगोई का आज का बयान यह कहता है कि हमें यह नतीजा स्वीकार है और हम आत्मचिंतन करेंगे। महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे मैंने आपको कल भी पूरा दिन बताए, आज सुबह से भी हम आपको दिखाई रहे हैं। मैं जरा आपको महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के अलावा कल जो देश के बाकी हिस्सों में बाइपोल हुए, जरा उनके नतीजे दिखाना चाहता हूं। उससे आपको पता लगेगा कि देश में इस समय कहां कौन सी पार्टी का क्या हाल है। क्योंकि एक साथ 15 राज्यों की 48 सीटों पर बाइपोल थे। पहले जरा यूपी का देखिए, 9 सीटों पर चुनाव थे, 7 बीजेपी प्लस एनडीए जीता, 2 समाजवादी पार्टी जीती। फिर आइए कर्नाटक, यूपी के बाद राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव हुए थे, बीजेपी 5 जीत गई। वहां पर सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिली, बल्कि कांग्रेस को 2 भी नहीं, 1 ही मिली है। फिर असम आइए, असम में कुल 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 5 की 5 बीजेपी प्लस यानी एनडीए ने जीत ली। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, उपचुनाव, 4 की 4 सीटें एनडीए ने जीत ली। कर्नाटक से कांग्रेस के लिए राहत की खबर आई, जहां 3 सीटों के उपचुनाव कांग्रेस ने अपने नाम कर लिए, 3 सीटें जीत ली। और वहां बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव थे, 6 की 6 टीएमसी ने आराम से जीत ली। और वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी 4 में से 3 सीटें जीत लेती है, वहां कांग्रेस को मिलती है सिर्फ 1 सीट। अब जरा महाराष्ट्र पर आइए। महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं, इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी और एनडीए को, महायुति को मिला, उसमें कुछ छुपे हुए तथ्य, छुपे हुए आंकड़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। माना यह जा रहा था महाराष्ट्र का चुनाव इस बार 3 लड़ाइयों में फैला हुआ है या सिमटा हुआ है। 3 लड़ाइयां, एक थी शिवसेना की लड़ाई, एक थी एनसीपी की लड़ाई और एक थी बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई। यहां जरा आमने सामने की लड़ाई दिखाइए। आमने सामने की लड़ाई में, नहीं ये नहीं, आमने सामने की लड़ाई में महाराष्ट्र में जब शिवसेना की आमने सामने की लड़ाई हुई, ये देखिए 52 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना शिंदे गुट आमने सामने थे। 36 शिवसेना शिंदे गुट ने जीती, उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 14 मिली। यानी असली नकली की लड़ाई जो थी उसका फैसला मान लीजिए इस विधानसभा चुनाव में हो गया। दूसरी आमने सामने की लड़ाई थी एनसीपी की, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की। आमने सामने थे 38 सीटों पर, 29 सीटें अजीत पवार गुट ने जीत ली और 7 सीटें मिली सिर्फ एनसीपी शरद पवार गुट को, अन्य को 2 सीटें मिली। और तीसरी लड़ाई थी बीजेपी और कांग्रेस की, आमने सामने की 75 सीटों पर यह लड़ाई थी। बीजेपी 64 जीत गई, कांग्रेस को मिली सिर्फ 11। तो आमने सामने की तीनों लड़ाई में एनडीए के घटक दलों ने एमवीए के, इंडिया गठबंधन के घटक दलों को पूरी तरह से चित कर दिया। अब जाहिर है, अब लोग सवाल यह उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी इतने बड़े अंतर से जीत गया, एनडीए महायुति, हरियाणा बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। अब क्या देश की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वाले दौर में लौट गई है क्या? जब यह सवाल पूछा जाता था कि क्या मोदी को हराया जा सकता है, मोदी का लोकसभा चुनाव जीतना तय माना जाता था, लोग 350, 375, 400 का आंकड़ा देते थे। वो आंकड़ा गलत हुआ,
लेकिन अब बैक टू बैक 2 चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे बीजेपी जीती है, उससे अब लोग पूछ रहे हैं क्या ऐसा तो नहीं कि अब हम वापस वहीं पहुंच गए हैं, मोदी का मैजिक फिर से लौट आया और कांग्रेस के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए। असली रियलिटी चेक ये है। लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव रियलिटी चेक है, कहीं ऐसा तो नहीं, ये रियलिटी चेक है। सच्चाई ये है देश की राजनीति की। आपको आंकड़ा दिखाता हूं। 2014 से 24 के बीच 64 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से अब कांग्रेस के खाते में 48 हार हैं। 48, 62 में से 48 हार हैं और 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 3 की 3 हार हैं। एक और आंकड़ा जो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था, सत्ता में रहते हुए, दरअसल ये बीजेपी बार बार कहती है ना कि हम सत्ता में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं, अपनी सरकार रिपीट करा लेते हैं, कांग्रेस करा नहीं पाती है। ये आंकड़ा याद दिला दूं आपको, सत्ता में रहते कांग्रेस 40 चुनाव लड़ी है, सिर्फ 7 जीती है। बीजेपी 41 लड़ी है, 23 जीती है, 55% का स्ट्राइक रेट है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गया है। और स्थानीय दल 37 चुनाव लड़े सत्ता में रहते हुए, 19 जीते हैं, स्ट्राइक रेट 50% से भी ज्यादा है। मैं जेएमएम की तरफ इशारा कर रहा हूं। जेएमएम के नेतृत्व में सरकार वापस आई है, जबकि कांग्रेस अक्सर अपनी सरकार रिपीट करवाने में नाकाम हो जाती है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल, विपक्ष ने क्यों नकारा महाराष्ट्र का नतीजा? और दूसरा, क्या मोदी के पास राहुल की काट है भी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ प्रदीप भंडारी बीजेपी से, कांग्रेस की तरफ से यहां अनिल यादव आ गए, समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आनंद दुबे जुड़ रहे हैं, कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट से, सबको स्क्रीन पर लाइए जरा, और नीलम मिश्रा मेरे साथ हैं, जेएमएम की प्रवक्ता भी हैं और पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मेंबर है। आप सभी का स्वागत। अनिल, आप ही से शुरू कर रहा हूं जी। कांग्रेस पार्टी को ये नतीजे स्वीकार हैं या नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। आप पार्टी की ऑफिशियल लाइन जरा बताइए। मानक भाई, पहले तो अगर चुनाव की बात की जाए तो 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं और एक राज्य में इंडिया गठबंधन जीता है और एक राज्य में एनडीए जीती है। लेकिन जहां तक, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि भाई मोदी जी की पॉपुलैरिटी से तुलना कर रहे थे, तो मोदी जी का तो चुनाव ही नहीं था। ये चुनाव तो प्रदेश का चुनाव था, मोदी जी का चुनाव तो लोकसभा वाला था। वहां तो महाराष्ट्र ने रिजल्ट सुनाया था ना। यही भारतीय जनता पार्टी 1-1 सीट के लाले पड़ रहे थे, यही अजीत पवार जी 2-2 सीट के लिए कितनी मुश्किल से संघर्ष कर रहे थे। और जहां तक इस चुनाव की बात है, देखिए, लोकतंत्र में जनता जो फैसला सुनाती है हम उसे सर माथे पे लेते हैं, लेकिन समस्या यह है कि क्या यह फैसला जनता ने सुनाया है? क्या कुछ ना कुछ लेवल फील्ड, जो हम ग्राउंड लेवल फील्ड की बात करते हैं, क्या वो हमें मिली है? क्या जो त्रुटियां हम पहले से चुनाव आयोग को बता रहे थे उन पे क्यों नहीं काम किया गया? अब पवन खेड़ा जी की आप बात कर रहे हैं, क्या यह बात करना गलत है कि जब हम वीवीपैट के मुद्दे पर मिलना चाह रहे हैं, 11 महीने से समय मांग रहे हैं, आप नहीं मिलने दे रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि भारत जैसे ही चुनाव का समय आता है, रिजल्ट आ रहा होता है, तो कुछ वीवीपैट, कुछ ईवीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी में मिलती हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक मशीन, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे पूरा करने दीजिए, फिर आप गलत तथ्य जी आप बताइए। मैंने तो खुद वीडियो में देखा भाई। वीडियो हो सकता है, लेकिन क्या आप उसकी प्रामाणिकता साबित करेंगे? ये तो बताएं ना, आप ये साबित करेंगे कि कौन सी ईवीएम बीजेपी नेता की गाड़ी में मिली? यही तो चुनाव आयोग का काम है। हम लोग कैसे ये बता पाएंगे कि कौन सी ईवीएम किसके पास है, किसके पास नहीं है? और मैं तो एक और बात कह रहा हूं ना, ईवीएम जब खुलती है सबने देखा। एक बात बताइए, है तो मशीन ही, आप फोन यूज करते हैं, थोड़े समय में उसकी बैटरी डाउन होने लगती है। एक ईवीएम की मशीन पूरे दिन सुबह से शाम तक काउंटिंग में यूज होती है और उसके बाद कई, आपने हरियाणा में भी यही आरोप लगाए थे। नहीं तो इसका लगाए थे या नहीं लगाए? इसका कोई जवाब तो हमें नहीं मिला चुनाव आयोग की तरफ से। अनिल, आपने हरियाणा के चुनाव के बाद भी बिल्कुल यही आरोप लगाए थे। आपने कहा था 20-25 सीटों पर हमें इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं कि वहां ईवीएम में बैटरी ज्यादा थी, जहां जहां बैटरी ज्यादा थी वहां बीजेपी को ज्यादा वोट पड़े। आपने आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बाद आपने उसका कोई सबूत नहीं दिया। उसके बाद आपने उस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गए, आप उन मुद्दों को लेकर कोर्ट नहीं गए, ना आपने मीडिया के सामने आकर उन पर कोई उसको बैक करने के लिए कोई सबूत दिए। ये सिर्फ मीडिया डिबेट में आकर, टीवी में आकर, सोशल मीडिया पे इस तरह के आरोप लगा देना। नहीं मानक जी, मैं आपको सोर लूजर अनिल बोलते हैं, सोर लूजर, रोने लगते हैं मतलब हारते हैं तो। देखिए मानक जी, मैंने तो कहा कि लोकतंत्र में कोई कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रही है कि रोने और हंसने की बात आएगी। चुनाव हारते जीतते हैं वो एक बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर हार हमारी इससे बुरी होती और जनता का निर्णय होता, हमें स्वीकार होता, हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट जनता का निर्णय नहीं है। नहीं, आप सुन तो लीजिए ना, मेरी 10 सेकंड बात तो सुन लीजिए कि जनता का निर्णय सबको मानना होता है, लेकिन त्रुटियों पर भी बात होनी
होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। हमें यह मानना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी कल तक पार्लियामेंट के चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीत रही थी, जिस संविधान के नाम पर महाराष्ट्र के लोग वोट दे रहे थे, राहुल गांधी जी की एक आवाज पर वोट दे रहे थे, सडनली ऐसा क्या हो गया? जो अजीत पवार जी जो खुद की सीट नहीं जीत पा रहे थे, वो शरद पहले भी हुआ है, 4 गुना ज्यादा सीटें जीत के आए हैं। ओके, मैं आपको 4-5 ऐसे एग्जांपल देता हूं, 2 तो आपको एकदम याद होंगे क्योंकि आप तो आसपास ही रहते हैं। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में आपको याद है ना, 7 की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है, बीजेपी का सुपड़ा साफ, आम आदमी पार्टी की आंधी आती है। होता है ना ये कुछ ही महीनों के अंतर पे। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इस बार भी हुए, पिछली बार भी हुए। याद करिए पिछली बार कौन जीता था, याद करिए कौन जीता था, और फिर लोकसभा चुनाव कौन जीता। तो 2-3-4 महीने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों में जनता का मूड बदलता है। अगर बल्कि साथ-साथ वोटिंग होती है, तब भी लोकसभा में लोग किसी और पार्टी को वोट देते हैं, विधानसभा में किसी और को देते हैं। तो अभी अगर मैं आप ही की बात को सत्य मान लूं तो इससे आप ये मानते हैं कि भाई जो महाराष्ट्र की जनता है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब जो यहां की लीडरशिप है उसके लिए उनमें सहानुभूति थी। आप एक बार भी नहीं मानेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आंकड़ा हम पे इंप्लीमेंट होगा, उन पे नहीं होगा। या तो ये कहलवाइए कि भाई अब मोदी जी का जादू नहीं है, ना झारखंड में चला ना महाराष्ट्र में चला, अब तो लोकल लीडर्स की वजह से जीत हो रही है। अब लेकिन जब मोदी जी की बात आएगी तो आप इन आंकड़ों को नहीं मानेंगे, झुठला देंगे। नहीं, एक मिनट मैं पलट के आपसे पूछता हूं जी। आपने मुद्दे कौन कौन से उठाए लोकसभा चुनाव में? जो मुद्दे उठाए महाराष्ट्र में, आपने वही सारे मुद्दे उठाए ना। आपने कहा अडानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं, बाकायदा तिजोरी खोल के दोनों की फोटो दिखाई। आपने जातिगत जनगणना, संविधान की किताब, यह भी एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दा उठाया, नहीं उठाया? आपने किसानों का मुद्दा उठाया जो कि स्थानीय मुद्दा भी है, राष्ट्रीय मुद्दा। आपने संविधान खतरे में उठाया, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, सारे के सारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे उठाए। आपने नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखकर ये चुनाव लड़ा था। अब लड़ा था या नहीं लड़ा था, आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो देखिए, आपने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा 90% नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखा। अब ये बिल्कुल देखिए, पहली बात तो देख लीजिए, आप राहुल गांधी के सारे भाषण उठा लीजिए। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे प्रचार की आप बात कर रहे हैं तो हमने तो मुद्दों पे बात करी। हमने व्यक्तिगत हमलों पे तो हमारी पॉलिटिक्स है ही नहीं कि मोदी जी और किसी के व्यक्तिगत रूप से उसको राष्ट्रीय मुद्दे थे ना। नहीं, आप मुझे, मैं ये नहीं समझ पा रहा, जिस विदर्भ में जहां सबसे बड़ा मुद्दा सोयाबीन का है, जहां पर लोग कह रहे थे कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने हमें ठगा है। 3000 की बात जब वहां पर होता था, सोयाबीन का प्रति क्विंटल रेट होता था, वो 6000 का वादा करके गए, आज नहीं बढ़ा। आप तो क्योंकि आपकी टीम ग्राउंड पर थी तो सबने देखा वो मुद्दा था। बदलापुर में महिलाओं इतनी अपशब्द कह रही थी बीजेपी के लिए, और हमने एनसीआरबी के आंकड़े देखे, 60,000 से ज्यादा उत्पीड़न होता है महिलाओं का। लेकिन अब कैसे ये महिलाएं इस समय पे वोट डाल रही है, देखिए, ये तो आपके ऊपर, विपक्ष में होते रहते, ये तो आपके ऊपर है। आप आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, या फिर आईना साफ करते रहें, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको और आंकड़े दिखा दूं, मैंने अभी दिखाए भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 9 में से 7 जीत गई, राजस्थान में 7 में से 5 जीत गई, बिहार में 4 की 4 जीत गई, असम में 5 की 5 जीत गई। कोई तो बात है ना। 10 सेकंड इसका बोलिए, जवाब ले लीजिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, हमने देखा कि आपके कैमरामैन ने खुद दिखाया टीवी पर कि भाई उनके सामने वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जब कैमरामैन लोगों को लेके जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनसे भी बदतमीजी करी, और बीजेपी के गुंडों ने तो आपके पत्रकार को धकेल दिया वहां से। अरे जब आप वोट ही नहीं डालने दोगे तो चुनाव हुआ कहां? हम यही बात तो कह रहे हैं कि भाई जब तक लेवल फिर मैं आपको बताता हूं, आपको फिर विपक्षी पार्टी होने के नाते यह करना चाहिए कि आप उस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएं। आपको पता है चुनाव आयोग जा सकते हैं, उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। निश्चित रूप से जाएंगे, जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन अभी कल ही चुनाव खत्म हुआ, निश्चित रूप से हम बिल्कुल जाना चाहिए। और बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा आपसे कि आपको ये ईवीएम वाला जो मसला है ना, ये मीडिया में उठाने के बजाय पहले आपको इलेक्शन कमीशन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जहां भी आप जा सकते हैं वहां जाना चाहिए, क्योंकि जनता की अदालत में तो फैसला हो चुका। अच्छा, अब आप सबूत के साथ अगर जनता की अदालत में आते हैं तब तो उस पर गंभीरता से बात करने का कोई मतलब भी बनता है। सिर्फ ये कहकर कि नहीं वो ईवीएम में बैटरी ज्यादा थी, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो टेक्निकल बात है मानक जी, और पहली बार हो रहा है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी तक, जब कल ये लोग कहते थे तब तो वो सच्चे लगते थे। भाई इनके एक सांसद है, उन्होंने किताब भी लिखी, आडवाणी जी कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। और भाई मैं कह रहा हूं ना कि आखिर क्या इन्हें प्यार है? जब जनता इनके साथ है तो करा दीजिए ना बैलेट से चुनाव, क्यों नहीं कराते हैं? और हम तो देख रहे हैं कि भाई जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे कैसे सिस्टम मैनेज कर लेते हैं। अनिल, 64 विधानसभा चुनाव हुए, मैंने आंकड़ा दिखाया अभी 2014 से 24 के बीच आपकी पार्टी 48 चुनाव हारी। 48। हर बार आप यही आरोप लेकर आते हैं, बार बार हार जाते हैं, बार बार हार जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, सवाल आपसे यह है, ऐसा तो नहीं कि आपको ईवीएम पर आईना साफ करने के बजाय
आपको ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम गलत कहां कर रहे हैं कि जनता हम पर यकीन नहीं कर रही है। हम कौन से क्या मुद्दे गलत उठा रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे। अच्छा मानक जी, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपकी बात पे ये मान लूं कि जो महंगाई है जो दुगनी हो गई है, लगभग दुगनी हो गई है, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया है, तो हम मान लें कि जनता उसमें खुश है। लोगों को मजा आ रहा है 1100 का सिलेंडर खरीदने का, लोगों को मजा आ रहा है कि 2.5 गुना महंगी प्याज खरीदना, लहसन खरीदना, टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया है, लोगों को मजा आ रहा है बेरोजगारी में। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। ये तो आपने पूछ लिया, जनता से पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। अगर मैं तो कह रहा हूं आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, अगर जनता यही चाह रही है तो फिर तो यही सही। हमसे तो कटेंगे बटेंगे नहीं हो सकता ना, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं कर सकते हैं। हम तो जब भी राजनीति करेंगे जनता के मुद्दों पर ही बात करेंगे। और आज भी हम हारे जरूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो जो वादे इन्होंने किए हैं ना, जब ये नहीं पूरा करेंगे तब भी हम ही सड़क पर लड़ेंगे। बदलापुर में कौन लड़ा था? बेटियों के लिए हम लड़ते हैं। और यही तो मैं बात कह रहा हूं कि जब बेटियों के लिए हम लड़ते हैं, मुद्दों के लिए हम लड़ते हैं। राहुल गांधी एकमात्र राष्ट्र नेता है, मुझे 10 सेकंड दीजिए, जिसको आपने देखा होगा सड़क पर लड़ते हुए। आपने देखा यही नोएडा की घटना थी, एक सीओ ने धक्का मार के राहुल गांधी को गिरा दिया। वो जनता के लिए लड़ रहे थे, एक बेटी के लिए लड़ रहे थे। एक राष्ट्रीय नेता बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, कभी आपने मोदी जी को देखा किसी मुद्दे के लिए लड़ते हुए? कभी देखा कि पुलिस वाले ने धक्का दिया हो और गिर गए हो? योगी जी को देखा कभी धरने प्रदर्शन में कहीं लाठी खा रहे हो? प्रियंका गांधी को देखा था ना, यही डीएनडी पे लाठी चल रही थी, एक कार्यकर्ता को मार रहे थे तो पुलिस वाले उन्होंने हाथ पकड़ लाठी पकड़ ली और फिर उनको भी लाठी मारी। वो सब ठीक है, तो ये देखिए वो सब ठीक है। मुद्दे पे लड़ने वाला नेता आपको फेल नजर आ रहा है। और लंबी लंबी बातें करने वाले की दीदी ओ दीदी हमसे नहीं आता, हमें ये नहीं छिछोरापन आता भाई, ये हम नहीं ऐसे बात कर सकते हैं। और आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, हमें जनता आज नहीं तो कल मौका देगी। ओके ऑलराइट, नहीं ये बात मुझे लास्ट वाली पसंद आई, लेकिन उससे पहले ये छिछोरा विछोरा ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें। एक दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं अनिल, आपके नेता जमीन पर लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, बल्कि हम भी उनके साथ हैं। मुद्दे उठाइए, सारे उठाइए, हम आपके साथ हैं, हम भी उठाएंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। लेकिन जनता बार बार रिजेक्ट कर दे रही है, इसका क्या मतलब है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। आनंद दुबे, आप ही बताइए आनंद दुबे, और तो और बताइए, आज पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को ले आई चुनाव नतीजों में। कमाल है आनंद दुबे, चंद्रचूड़ जी का चुनाव नतीजों से क्या लेना देना? मानक भाई नमस्ते। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हम राजनीति में आए हैं मानक भाई, या तो हारेंगे और या तो जीतेंगे। हार भी स्वीकार है, जीत भी स्वीकार है। जो हो गया वो अतीत था, जो आने वाला है वो भविष्य है। हम वापस अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, वापस जनता के बीच में जाएंगे, वापस विश्वास जीतेंगे। और जो 1966 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे। हम न ईवीएम पे ब्लेम दे रहे हैं, न किसी पे ब्लेम दे रहे हैं। हम में कुछ कमी रह गई, जो हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, हम वापस जीतेंगे। अरे जब हम पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते हैं मानक भाई, या तो जीतते हैं या तो हारते हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि 2-4 राउंड अटके पटके जाते, हम पटक देते, वो हमें पटक देते तो संतोष रहता। ये ऐसी कुश्ती थी कि हम पहले राउंड में ही चारों खाने चित्त हो गए और सामने वाले पहलवान ने पहले राउंड में ही जीत हासिल कर ली। बस इस बात का दुख रहेगा जीवन भर। 288 सीटें हैं, 160 वो जीत जाते, 120 हम जीत जाते, बाकी अन्य जीत जाते। हम 160 जीत जाते, वो 130 जीत जाते, बाकी अन्य जीत जाते। दुख खाली है कि हम 50 का आंकड़ा क्यों नहीं पार कर पाए, हमारे बड़े से बड़े नेता क्यों हार गए। बाला साहब थोराट जो 1985 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो 24 में पहली बार हार गए। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो हार गए। यशोमती ठाकुर हार गई। नाना पटोले एक बार हारे, फिर जीते, फिर रिकाउंटिंग में जीते। तो ये जो दुख है ना, ये बर्दाश्त से बाहर है मानक भाई। अब मैं नहीं कहूंगा बाकी नेताओं की, बाकी प्रवक्ताओं की तरह कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गई। कुछ भी नहीं। कुछ कमी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा, मोदी जी जैसा बनना होगा। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बनना होगा। कोई ना कोई कलाकारी आपके अंदर लानी होगी ताकि आप उनका विकल्प बन सकें, वरना चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ेगा। मैं झारखंड की जीत को भी इसमें नहीं लेता मानक भाई, वो जीत भी मिथ्या साबित हुई इस करारी हार के सामने। वहां भी बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हुआ। अगर वहां बीजेपी 81 में से 5 पाती और
इंडिया गठबंधन 75 पाता तो मैं सोचता कि चलो वहां करारी जीत हुई और बीजेपी की हार हुई, लेकिन वो जीत भी इस हार के सामने धूमिल हो गई है। ठीक है, ओके। आनंद दुबे, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, नई सुबह की बहुत बढ़िया है, बहुत नए बढ़िया रिफॉर्म की आवश्यकता है। मैं बाइज्जत मैं सलाम करता हूं, मैं दाद देता हूं कि आपने कम से कम इन नतीजों को स्वीकार किया और आपने कहा कि आपने कोई कमी होगी, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। कम से कम आप ईवीएम को दोष नहीं दे रहे, बहुत बढ़िया। और आप संजय राउत के उस बयान से भी खुद को एक तरह से अलग कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कर रहे हैं ना आप, मानते हैं ना कि आप इस तरह के बयानों से आपको नुकसान होता है? संजय हर दिन जो बयान आता है संजय राउत का, वो कुछ ना कुछ डैमेज ही कर जाता है आपको। मानक भाई, संजय राउत साहब बहुत बड़े नेता हैं, पत्रकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं। मैं एक अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं। आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से अपनी पार्टी की कुछ बातें दुनिया के सामने कह पाता हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, हम फिर सफल होंगे। अरे नन्ही चींटी 10 बार गिर के फिर चढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। गोताखोर जब डुबकियां लगाता है तो आज मान लीजिए आनंद दुबे, तब मोती पाता है। आज मान लीजिए दिल से बोल रहे हैं तो कह दीजिए 2019 में बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के साथ जाने का फैसला गलत था, बैकफायर कर गया और उसका नुकसान आज आपको हो रहा है, मान लीजिए। देखिए, ये मेरा अधिकार नहीं है मानक भाई, ये मेरे शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। मैंने पहले कहा मैं एक छोटा सा सैनिक हूं। जब सेनापति युद्ध के लिए आदेश देता है तो मेरा काम है उनकी समर्थन में लड़ाई लड़ना, जीतू मृत्यु को पाऊं, एक सवाल और, वीर गति को पाऊं, वो दुनिया के हाथ। हरियाणा और महाराष्ट्र इतने बड़े अंतर से जीतने के बाद आनंद दुबे, क्या देश की राजनीति अब 2024 मार्च अप्रैल से पहले दोबारा फिर से वहीं लौट गई है क्या, जहां मोदी चमकता सितारा थे और उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था? मानक भाई, दो चीजें तो मान लीजिए, जीत के बाद उत्साह बढ़ता है, हार के बाद मनोबल गिरता है। मनोबल गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है। यह हार अभी भी हम पचा नहीं पा रहे हैं कि इतनी करारी हार क्यों हुई, क्या कमी रह गई, क्या हम जमीनी हकीकत नहीं पहचान पाए, क्या हमारी पार्टी में और बाहर के जो पत्रकार साथी भी हैं क्या वो हमें बता नहीं पाए, या क्या कमी रह गई, वो तो न वो समझ पा रहे हैं न हम समझ पा रहे हैं। इसमें समय लगेगा, ये जो जख्म मिले हैं इसको भरने में थोड़ा समय लगेगा। एक दिन हम इस पर निर्णय पे पहुंचेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब पता चलेगा धीरे धीरे। प्रदीप भंडारी, एक दो कमी से इतनी बड़ी हार नहीं हुई है, सैकड़ों कमियों की वजह से हार हुई। ओके, प्रदीप भंडारी। प्रदीप, कांग्रेचुलेशंस, मेरे ख्याल से आप तो सब मुबारकबाद दे रहे हैं इतनी बड़ी जीत के लिए आपको, लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है आपसे, कुछ नेता कह रहे हैं ये बेईमानी हो गई, ईवीएम वीवीपैट, विपक्ष के वोटरों को वोट नहीं डालने देना। आप इलेक्शन कमीशन का यूज कर रहे हैं, ईवीएम का यूज कर रहे हैं, प्रशासन का यूज कर रहे हैं, पुलिस का यूज कर रहे हैं, जवाब दीजिए। मानक जी, पहले तो मैं आपसे और आपके दर्शकों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि मैं कुछ विलंब के बाद आपके शो में जुड़ रहा हूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आपके दर्शकों से क्षमा मांगता हूं। मानक जी देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले आप याद करिए, ये सबके सब लोग इलॉन मस्क जो है उसके ट्वीट्स को शेयर करके बोल रहे थे कि भारत के अंदर भी अमेरिका जैसे बैलेट पेपर की वोटिंग होनी चाहिए। आज सुबह इलॉन मस्क के ट्वीट को आप चेक करिए। इलॉन मस्क ये बोल रहे हैं कि कैलिफोर्निया को 14 दिन लग गए काउंट करने के लिए और भारत के अंदर 640 मिलियन वोट्स काउंट हो चुके हैं। अमेरिका को भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। तो आज अमेरिका भी भारत के लोकतंत्र से सीख रहा है। तो बात ईवीएम की नहीं है। मैं असली बात बताना चाहता हूं कि आज मैं आनंद दुबे की दाद इसलिए दूंगा कि एक बहुत राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति के रूप में उन्होंने माना कि उनको इंप्रूव करना चाहिए। हम भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर हमको जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है। हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है, पर हमारा जनाधार बढ़ना चाहिए था। पर जो ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं उनकी राजनीतिक स्थिति बताता हूं क्या है। वो राहुल गांधी जी को 88 टाइम्स रीलॉन्च करने का प्रयास कर चुके हैं और 88 टाइम्स वो फेल हो चुके हैं। पिछले 64 विधानसभा चुनाव में से कांग्रेस पार्टी 48 विधानसभा चुनाव आ रही है। इन्होंने बोला था दलित हमारे खिलाफ है, दलित डोमिनेटेड सीट्स के अंदर हम लीड किए। इन्होंने कहा था किसान हमारे खिलाफ है, किसान फार्मर डोमिनेटेड सीट्स में हम लीड किए। इन्होंने कहा था आदिवासी महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ है, आदिवासी डोमिनेटेड सीट्स में हम लीड किए। इन्होंने कहा था शहरी वोटर हमारे खिलाफ है, मेजॉरिटी अर्बन सीट्स में हम लीड किए। इन्होंने कहा था ग्रामीण हमारे खिलाफ है, ग्रामीण सीट्स में हम लीड किए। इन्होंने कहा विदर्भ ये जीतेंगे, विदर्भ में हमारा 60% स्ट्राइक रेट है। 76 कांग्रेस सीट
76 सीट्स कांग्रेस और हमारे बीच में आमने सामने हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 10 सीट मिली है। हमारा स्ट्राइक रेट 90% तक हुआ है। तो इनकी स्थिति इनके अंदर की है और ये कोई एक चुनाव की स्थिति नहीं है। आनंद दुबे जी की एक बात से मैं डिफर करूंगा कि भाई इतनी और आ जाती। भाई ये वही लोग हैं जो 2014 के अंदर जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हम पहली बार 30 साल के इतिहास में पूर्ण बहुमत से कोई सरकार बनी थी, ये कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। फिर 2019 के अंदर हम 300 सीट से पार होकर जीते। जब 2018 के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव हारे थे मानक जी, आप याद करिए। फिर हम 2019 में 300 से ज्यादा मैंडेट के साथ आए, इन्होंने बोला ये नहीं हो सकता। फिर 2024 के अंदर हमारी सीटें जरूर कम हुई, पर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 50 साल में कोई पार्टी तीसरी बार रिपीट करी, कोई कोalition रिपीट करी, हम वो कोalition बने। अब राहुल गांधी का रिकॉर्ड सुनिए, 2019 हारे, 2019 आंध्र प्रदेश हारे, सिक्किम हारे, उड़ीसा हारे, अरुणाचल हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे, असम हारे, केरल हारे, पश्चिम बिहार हारे, पश्चिम बंगाल हारे, गुजरात हारे, पंजाब हारे, उत्तराखंड हारे, गोवा हारे, मणिपुर हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, 2024 लोकसभा के अंदर भी हारे, उड़ीसा हारे, आंध्र प्रदेश वापस से हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। तो कोई इनको जननायक बनाने का इतना प्रयास कर रहा है, जनता इनको जननायक नहीं सुन रही मानक जी। तो इसके लिए ईवीएम को ब्लेम मत करिए। यही भारत का संविधान की अगर पूरी कॉपी पढ़ लेते राहुल गांधी, जिसका पहले 3 अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। खाली कॉपी लेके घूमेंगे, तुष्टीकरण करेंगे तो जनता जवाब देगी। ओके, ऑल राइट, ये तो अच्छा हुआ कि अनिल एक सेकंड, तीन लोग और हैं, एक लाइन कह रहा हूं कि ये हमारी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी संविधान की कॉपी लेके घूमना पड़ता है। ओके, मनोज सिंह काका। मनोज, अखिलेश यादव आपके नेता, दिक्कत ये, मैं जवाब दे दूं इसमें? ओके, 20 सेकंड, प्रदीप भंडारी 20 सेकंड क्विकली। अरे हम तो संविधान को इंप्लीमेंट करते हैं, परंतु जब झूठ का गुब्बारा फोड़ते तो हमारा, आप कौरव हैं, हम पांडव हैं, तो जब कौरव षड्यंत्र करेंगे तो पांडवों को भी जवाब देना होगा, ये आप समझिए। ठीक है, महाभारत पांडवों की मनोज सिंह काका, कौरवों की वजह से हुई थी। मनोज सिंह काका, ओके। मनोज, अखिलेश यादव आपके नेता, उन्होंने ट्विटर पर आज सुबह लिखा, दोपहर में, अब पीडीए ने मिलकर संकल्प लिया है ठान, बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और कर दो ये ऐलान, सुन लें ये प्रभुत्ववादी कान खोलकर आज, अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज। कल 9 में से 7 सीटें आप हारे हैं, आज आपने ऐसा लगता है उद्घोष कर दिया कि अब नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि आपने अपनी वो कास्ट कार्ड जो है, जातिगत राजनीति, उसको नए अवतार में और ज्यादा जोरदार तरीके से उठाने का फैसला कर लिया। मनोज, इसे पढ़कर तो यही लगता है, क्योंकि बताइए, मिर्जापुर में तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए, अब पुलिस अधिकारियों में पीडीए ढूंढ रहे हैं आप, फिर मुरादाबाद, वहां भी पीडीए ढूंढ रहे हैं पुलिस अधिकारियों में। मनोज बोलिए। देखिए मानक, जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये आज का नारा नहीं है। ये बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू ने कहा था कि हमारा वोट, हमारी व्यवस्था और राज आपका नहीं चलेगा। ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था, ये बात डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि सन सोपान ने बाधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60, 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। वो अखिलेश यादव जी का सिर्फ महज नारा भर नहीं है, अखिलेश यादव जी का उस 90% तबका जिनका श्रम है, जिनकी धरती है, जिनका सबसे ज्यादा संघर्ष है, जिनका आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा बलिदान है, लेकिन मनुवाद के समर्थक और आरएसएस और संघ के समर्थक उनको चाहते हैं कि हमेशा मजदूर और हमेशा उनको हाशिए का जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। उसी को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से अगर हक दिलाने की बात अखिलेश यादव जी करते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि इस देश का 90% तबका आज अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ा और 2024 के चुनाव में दिखा भी। अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे हैं, वो बात बाबा साहब अंबेडकर ने महार आंदोलन से लेकर के और जगदेव बाबू ने, श्रद्धेय नेताजी ने, सबने ये बात करी कि जो 90% तबका है, ये आर्थिक रिपोर्ट भी है, मैं तो समझता हूं कि आप पढ़ते होंगे। जो साथी तमाम तरह के कह रहे थे कि हम तो संविधान के जीने वाले लोग हैं, जो साथी कह रहे थे कि हम तो पांडव के पक्ष में खड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। अपना पांडव का पक्ष क्या ऐसा है कि मणिपुर जल रहा है, अभी 5000 गृह मंत्रालय ने एक्स्ट्रा फोर्स भेजा है, 6 लोगों को जला दिया गया, बिल्किस बानो को दरिंदे नोचने वाले पांडव के पक्ष में खड़े होते हैं, शर्म नहीं आती। बीएचयू के बेटियों को नोचने वाले दरिंदे अपने के पांडव बताते हैं, आदर्श पुरुष बताते हैं, जो कहीं ना कहीं सबसे निम्नतम स्तर के लोग हैं, जो सबसे वाहियात लोग हैं, जिनका आदर्श रूप चिन्मयानंद है, राम रहीम है,
जिनका आदर्श रूप और आदर्श पुरुष आरएसएस के वो लोग हैं जो हमेशा मनोज, अगर ऐसा है इतने ही बुरे लोग हैं मनोज, तो क्यों जीतते हैं फिर ये? क्यों जीते महाराष्ट्र ये? क्यों जीते हरियाणा ये? क्यों जीते यूपी में 9 में से 7 सीटें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो खुश रहता हूं कम से कम, और हमारी पार्टी की मैं आप सवाल अच्छा करते हैं। मानक जी, एक शेर है, गालिब का एक शेर है कि तमाम उम्र हम यही भूल करते रहे और धूल चेहरे पे था और गालिब आईना साफ करते रहे। इसलिए जीतते हैं कि भारत का, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारत के चुनाव से ठीक पहले उनका एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देता अरुण गोयल, ये आपको भी पता होगा। ये ठीक, इसलिए हम जीतते हैं, इसलिए जीतते हैं कि जिस लोकतंत्र में एक वोट से जीत और हार तय होती है, उस लोकतंत्र में 2024 के चुनाव में पड़े हुए वोटों से 362 सीटों पर 5,54,598 वोट कम गिने गए, इसलिए जीतते हैं। अरे कोर्ट क्यों नहीं गए आप? आपने कोई शिकायत की थी इन चीजों के बारे में? कम वोट पड़े, ज्यादा वोट पड़े, इलेक्शन कमीशन को हटा दिया, ये हो गया वो हो गया। सिर्फ मीडिया में बोलते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बना देते हैं। कोर्ट नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन नहीं जाते। देखिए मीडिया में मानक जी बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं आप, मैं तो क्या ही बोलूंगा। आप भी लोकतांत्रिक मूल्यों के काफी, मैं समझता हूं कि उसके समर्थक हैं आप चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हों। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने एक अध्यक्ष जी ने हस्ताक्षर किया, हमारे लोगों ने करा कि हम इतने लोग हैं और हम वोट देने नहीं गए। आपके पत्रकार, आपके सहधर्मी, आपके कोर्ट गए थे क्या? पवन ने एफिडेविट देने के बाद कोर्ट गए थे या नहीं गए थे? आपको पता है अगर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई ना हो तो कोर्ट जा सकते हैं मनोज, पता है ना आपको? सुनिए, पूरे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, पूरी बात सुनिए। आपके सहधर्मी, आपके सहकर्मी का दिखाया हुआ वीडियो आपके स्मृति पटल पर होगा, आप भूल नहीं रहे होंगे कि किस तरह से ककरौली में योगी आदित्यनाथ का पिस्तौल भारत के लोकतंत्र पर चल रहा था। वो भारत का सबसे भयावह और सबसे खराब दिन था भारतीय लोकतंत्र में। और फिर आपसे कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है कि बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, फिर कह रहे हैं समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत में ला देंगे और 2027 के चुनाव में बुरी तरह हराएंगे। अच्छा मनोज, लेकिन हम जीत के भी किसी तरह का गुमान नहीं रखेंगे। हम तब भी ईवीएम का विरोध किए हैं और करते रहेंगे। हम चाहते हैं, मैं खत्म कर रहा हूं, इस दुनिया में, जर्मनी में, सुनिए, जर्मनी में, नीदरलैंड में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ। नीदरलैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में ईवीएम बंद हो गया। और ये लोग, अच्छा ठीक है, रुक जाइए, अब रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए तो एक मिनट, रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए उस पर बयान नहीं दे, रुकिए ना एक सेकंड। मुझे याद है कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने कह दिया कि ईवीएम में बेईमानी हो सकती है, हैक हो सकती है। इलॉन मस्क के उसी बयान को लेकर पूरा के पूरे विपक्ष के नेता मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत हंगामा कर रहे थे। ये देखिए मस्क ने कह दिया, मस्क से बड़ा टेक्नोक्रेट कौन है, टेक्नीशियन कौन है, वो तो एक्सपर्ट हैं। आज उनका एक बयान है कि देखिए भारत ने कितनी स्पीड से एक दिन में इतने करोड़ वोट गिन लिए। आज आपको उनका वो बयान दिख नहीं रहा होगा। दूसरी बात, आप ना वही करते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। अब मैं जवाब, सुनिए मेरी बात, सुनिए पूरी, पूरी बात सुनिए, मैं जवाब, अरे सुनिए तो सही पहले। जी। अखिलेश यादव ट्विटर पर कल से लेकर अब तक जहां जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी जीते हैं उन सबको बधाई दे रहे हैं। झारखंड में बधाई दे दी, कर्नाटक के लिए बधाई दे दी, वायनाड के लिए बधाई दे दी, बंगाल के लिए बधाई दे दी और पंजाब के लिए बधाई दे दी। अरे भाई, अगर आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बधाई दे देते, जहां हारे हैं वहां की जनता ने, जिसने आपको वोट दिया, कम से कम उनको धन्यवाद दे देते। महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दे देते। बिहार में जहां एनडीए 4 सीट जीता, वहां कुछ तो वोट मिला होगा इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को, उनको धन्यवाद दे देते। राजस्थान को धन्यवाद दे देते। आपसे मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जीतेंगे तो सब ठीक है, हारेंगे तो ईवीएम। अरे किस तरह का ये सरकार समर्थित सवाल है, लेकिन आपको एक हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें आई कि लोगों पर गोली चलाई गई? क्या पंजाब में ऐसी तस्वीरें आई कि लोगों पर गोली चलाई गई कि मतदान करने जाओगे तो गोली मार दी जाएगी? क्या ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो आई कि लोग अभी घर से निकले नहीं और वहां पे गए तो पता चला कि उनका वोट डाल दिया गया है? क्यों राजस्थान में आई थी क्या? आपको जवाब देना चाहिए। राजस्थान में आई थी क्या हमारे सवाल का? राजस्थान में, बिहार में आई थी, असम में आई थी, महाराष्ट्र में आई थी कि लाठी चलियो, गोली चलियो, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया? बंगाल वालों को धन्यवाद कर रहे हैं आप, झारखंड वालों को धन्यवाद कर रहे हैं, पंजाब वालों को कर रहे हैं।
अरे इन लोगों को भी कर देते। राष्ट्रीय नेता है ना अखिलेश यादव, तो आप ही कह रहे थे। अरे हम आपकी है, हो सकती है। हम ऐसे लोगों को कैसे और किस हृदय से साधुवाद दे दें जो लोग लोकतंत्र को ही कुचलना चाह रहे हैं, जो लोग जिस रास्ते से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, मनोज आप गलत समझ रहे मेरा सवाल। एक सेकंड, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था बीजेपी को बधाई दे दीजिए। अरे भाई मैं कह रहा था वहां की जनता को, वोटरों को धन्यवाद कर देते। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रदीप बोलिए। तो वो धन्यवाद हमारी पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों पर धन्यवाद का पूरा पत्र लिखा। मैं समझता हूं कि अभी आपको व्हाट्सएप कर दूं। ठीक है, ओके। मैंने सभी मतदाताओं को हमारी पार्टी ने ठीक है, ओके। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। प्रदीप बोलिए। जब कोई व्यक्ति बौखला जाता है तो वो वैसे ही कहता है जैसे आज मनोज जी कह रहे हैं। ठीक है, इनकी बौखलाहट समझ में आती है, पर मैं आपको फैक्ट्स की बात करूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज इनके नेता रामगोपाल यादव कहते हैं कि भैया पत्थर फेंके जाएंगे। आज ये पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं। नवाचारी नेता बने। आज 1 घंटे आपका वो भी हम चरित्र देते हैं कि टेलीविजन चैनल पर अरे मनोज आपके भाषण को सुना, जरा सुनो ध्यान से। हाँ, ये देखिए 1 घंटे पहले अखिलेश यादव के 2 ट्वीट आज ये 2 ट्वीट इनके बताना चाहता हूं। पहले कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 2 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जीतने के लिए मतदाताओं को बधाई दी जाती है। वही होता है वोट ईवीएम से, जिसको इनके सहयोगी या इनके विचार के संजय राउत गाली बकते हैं। फिर उसी अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर करप्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई ऐसा कैसे हो सकता है मानक जी? तो ये तो मतलब लॉजिकल भी नहीं है, और ये कोई भी सेंसिबल बात ऐसी नहीं करेगा। चलिए ये नहीं मानते आप, इनकी एक बात सुनाता हूं मैं आपको। ये अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई हम, ये इनका बयान है, ये अखिलेश यादव जी का बयान। एक और बयान सुनती है। ये कहते हैं पूर्व में कि हम पहले चुनाव ईवीएम के साथ जीतेंगे और फिर ईवीएम को हटाएंगे। मतलब हद हो गई। पहले बोल रहे हैं चुनाव भी ईवीएम से जीतेंगे, फिर कहेंगे चुनाव भी ईवीएम से हटाएंगे, उसी ईवीएम से अपने उम्मीदवारों को बधाई भी देंगे, बोलेंगे उसी ईवीएम के अंदर करप्शन चल रहा है। ये सब के सब लोग झूठ का गैंग चलाते हैं। याद करिए मानक जी, जब चुनाव आयोग ने 10 सेकंड लूंगा, इन सबको चैलेंज दिया था कि भाई आओ ईवीएम को हैक करो, क्या इनमें से कोई आ पाया था? अब इनको इतना भी नहीं पता कि नॉर्वे के अंदर और जर्मनी के अंदर जो ईवीएम इस्तेमाल हो रही है वो हिंदुस्तानी ईवीएम है। प्रदीप, जीवीएल नरसिम्हा को तो जानते हैं ना? हाँ। आप ही की पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे, जानते हैं ना आप? बताता हूं। हाँ। याद है ना आपको 2009 में उन्होंने किताब लिखी थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने उस किताब का बाकायदा पूरा वो शुरू में एक प्रीफेस लिखा था, ईवीएम पर ही थी ना वो। अब सुनिए उसके ऊपर भी जब चुनाव आयोग ने अपना पूरा स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट पे चला गया, तो हमारे पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था, हमारी सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी तो आगे का करिए। अच्छा, वही जीवीएल जी से आगे पूछिएगा। हमने डाउट रेज करे थे, वो रेज हो गई थी। अब सुनिए दिक्कत क्या है इनकी। ऑलराइट, अभी 2 लोग और हैं, बिल्कुल मैं उनको मौका नहीं दे पाया। जरा 1 सेकंड प्रदीप, अभी जाइए प्लीज, 1 सेकंड। नीलम मिश्रा 5 सेकंड लूंगा। अच्छा 10 सेकंड लीजिए, जल्दी बोलिए। चलिए, हाँ जाइए। 9 में से 7 सीट हम जीते, हर सीट पे दलितों ने हमको वोट करा। इनके पास तो मुसलमान वोट तक नहीं है। इन्होंने 4 सीटें मुसलमानों को दी, मतलब 50% सीट मुसलमानों की, तब भी मुस्लिम कोई सीट नहीं जीते। अच्छा ठीक है, ओके नीलम मिश्रा, रुक जाइए। ओके नीलम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से। कल भी आपसे बात हुई थी, मैंने कल भी आपको मुबारकबाद दी थी। मुबारक हो आपको इस जीत के लिए। आपको तो यह नतीजा स्वीकार है ना झारखंड का, और आपको यह लगता है कि महाराष्ट्र का भी नतीजा इंडिया गठबंधन को स्वीकार कर लेना चाहिए? देखिए, मैं तो झारखंड के नतीजे से वाकई खुश हूं, और जनता का जो आवाज है, जनता का जो इच्छा था हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड को बनाना है, गढ़ना है। झारखंड को बनाने के लिए हेमंत जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। इसके लिए झारखंड की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जहां तक महाराष्ट्र का बात आप कह रहे हैं, वहां का लोकल इशू क्या रहा होगा पता नहीं, वाकई चौंकाने वाला रिजल्ट है। वहां पे जो लोकल नेताज हैं, वहां क्या मामला था, इस तरह वाकई इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इस तरह का रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र से। अच्छा, ईवीएम पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ईवीएम ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें? देखिए मानिक जी, ईवीएम पे तो डाउट हमेशा से ही बना रहा है, हमेशा से ही रहा ईवीएम पे डाउट। तो इस पे
चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। इसमें वाकई एक मुहिम चलाना चाहिए, इसकी जांच और अच्छी से होने की जरूरत है। आखिर इस तरह का सवाल उठता क्यों है ईवीएम पे, ये होना नहीं चाहिए। जांच देखिए उठता तभी है जब कोई हारता है, हारने पर ही उठाता है। बीजेपी उस टाइम हार रही थी तब सवाल उठा रही थी, अब विपक्ष हारता है तो सवाल उठाता है। आप जीत रहे हैं इसीलिए आप सवाल नहीं उठा रहे। नहीं 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 मानक जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। शक जो है ना, दिमाग पे आखिर शक क्यों आया, ये इसको सोचिए। हमेशा देखा जाता है कभी जजमेंट पे सवाल उठता है, कभी चुनाव आयुक्त पे सवाल उठता है, आखिर क्यों उठता है इस तरह का? आप देखिए किस तरह का सिचुएशन झारखंड से भी हम लोग जो गुजरे इस चुनाव में, पूरी तरह से चुनाव आयोग जो थे, चुनाव आयोग पूरी तरह से मतलब भाजपा को सपोर्ट कर रहा था। इतना धर्मांधता से भरा हुआ भाषण, धर्म से जुड़ा हुआ इस तरह से बांटने काटने की जो बातें चल रही थी, कहीं से समाज को जोड़ने वाली बात नहीं थी। और ये चुनाव में ऐसा भाषण, चुनाव आयोग को तो इसके लिए ऑब्जेक्शन होना चाहिए था। गुहार लगाने के बावजूद भी, आवेदन देने के बावजूद भी लगातार भाजपा को सपोर्ट करना, तो कहीं ना कहीं शक। अच्छा नीलम जी, एक चीज और आपको लगता है नरेंद्र मोदी का सितारा फिर से बुलंद हो रहा है? झारखंड में आपने उनको हरा दिया मानते हैं, लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनका जादू लौट आया है क्या, जो पहले था? देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जहां तक लोकसभा का चुनाव था, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से 400 पार का नारा उन्होंने लगाया और इस तरह से 240 पे आके सिमट जाना और बैसाखियों पे सरकार बनाना। जो विश्व गुरु कहलाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली जो दावा हमेशा ठोकते हैं, उनकी ये स्थिति है। तो इसमें आप नरेंद्र मोदी जी का हवा हम नहीं मानते, हम स्वीकार नहीं करते। ये लोकल चुनाव जो होता है बिल्कुल क्षेत्रीय इशू पे होता है और हमारा जो झारखंड का चुनाव था बिल्कुल जनमुद्दे। अच्छा ठीक है, ओके सुशील व्यास, ऑल राइट, ओके सुशील व्यास। सुशील जी, किसकी जीत माने इसमें महाराष्ट्र में महायुति की? ये शिंदे जी की है या मोदी जी की है या फडणवीस जी की है? ये वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से जनता के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन की जीत है। जो जिस तरह से विकास और जन कल्याण की योजना, समाज के हर वर्ग को विश्वास में लेके उनके लिए दिन रात काम करना, ये प्रत्युत्तर जनता ने हमको आशीर्वाद के रूप में दिया है और वो प्रचंड जीत वही सामूहिक महायुति के हर नेता, हर कार्यकर्ता की जीत। ओके, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है? डबल इंजन कह रही थी बीजेपी, तो डबल इंजन की जीत है। मैं मानक जी, सामूहिक का मतलब हो गया उसमें सारे ही लोग शामिल हो गए। हाँ। तो केंद्र सरकार के हमारे नेता हैं, हमारे महायुति के नेता हैं, स्थानीय हैं, जिला स्तर के नेता हैं, तमाम सब ने मिलके, जब आनंद भाई जब शुरुआत में कह रहे थे तो हमने, आनंद भाई 4 जून को जो लोकसभा के नतीजे आए, थोड़ा सा सेटबैक हमको महाराष्ट्र में हुआ। हमने आत्मनिरीक्षण करके जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया। दिन रात हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तमाम महाराष्ट्र के कोने कोने में गए, आत्मनिरीक्षण किया, वहां की जनता के बीच में लग गए और आपने देखा 4 महीने में बाजी पलटी, माहौल बदला और नतीजा एकदम आप देख रहे हैं जो आश्चर्यजनक आपको लग रहा है, लेकिन हमको तो लग रहा था, विश्वास था जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ठीक है, जो जनता। सुशील जी, सीएम कौन बन रहा है? शिंदे जी बनेंगे या दिल्ली जाएंगे? महायुति का सीएम बनेगा और जिस तरह से फैसला हुआ, हम आपस में बिना किसी विवाद के आज शाम तक या कल सुबह तक इसका फैसला कर लेंगे। जहां तक चुनाव का मामला है, ये सर्वविदित है कि चुनाव हमने एकनाथ राव शिंदे जी विकास पुरुष के नेतृत्व में लड़ा है और हमने जीता है। मतलब उन्हीं की जीत मानेंगे मोटे तौर पे आप? मैं सामूहिक जीत मानता हूं, महायुति की जीत मानता हूं। बीजेपी की 132 सीटें आई हैं और स्ट्राइक रेट बीजेपी का सबसे ज्यादा है, 90% के आसपास स्ट्राइक रेट है। आपका भी नहीं है उतना, इसीलिए लोग कह रहे हैं बीजेपी का सीएम बनेगा इस बार। मानक जी, चुनाव हमने महायुति के रूप में लड़ा, अलग अलग घटक दल के रूप में नहीं लड़ा। किसकी कितनी सीटें आई, अगर वो आप बात करेंगे तो 57 सीटें कल हमने जीती, 4 निर्दलीयों ने आज शिवसेना को समर्थन दे दिया, 61 हो गई, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा क्यों है? आपका स्ट्राइक रेट सिर्फ 71, 71-72% के आसपास है, बीजेपी का 88% है। विनम्रता से मैं मानक जी एक बार फिर कहना चाहता हूं, हम सामूहिक रूप से, जो भी हमारी सफलता है सामूहिक है, असफलता है सामूहिक। हम इसमें अलग अलग बांटना ही नहीं चाहते। ये विपक्ष क्यों खासतौर से कांग्रेस क्यों ईवीएम की बात कर रहा है? अब ईवीएम पे मैं आना चाहता हूं और फिर पहले थोड़ा सा मैं, काका हमारे बोल रहे थे मनोज जी, समाजवादी के प्रवक्ता, उनको आधे सेकंड में जवाब देना चाहता था कि इतने लाख वोट थे, इतने कम गिने गए। मनोज भाई,
हर उम्मीदवार को अधिकार होता है अपने पोलिंग एजेंट को भेजने का हर बूथ में, और उसका ये दायित्व होता है कि अंतिम वोट जब तक गिर जाए और जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाए तो वहां से फॉर्म 17C एक होता है जो ये साबित करता है कितने मतदान उस बूथ में हुआ वो लेके आए, और वो टोटल मतदान का आंकड़ा सारे बूथ के 17 से मिला दो तो होता है। अगर उससे कम ज्यादा होता तो उस बूथ पे आपको उसी समय मतगणना के समय ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए कि ये गड़बड़ी क्यों हुई। ये बाद में आके चैनल पे बैठ के बोलने का क्या मतलब? कानून है, कानून का प्रावधान है। आपने 17C जमा किए, आपने 17C के माध्यम से कभी बताया चैनलों में आके या न्यायालय में जाके कि ये 17C हमारे पास है, इतने वोट गिरे थे लेकिन इतने ही गिने गए? बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। आप अब और दूसरी रही बात ईवीएम की, लगातार ईवीएम के बारे में बातें होती रही। जब चुनाव अपना निर्वाचन आयोग बुलाता है आपको इसको जांच पड़ताल करने के लिए, कोई दल नहीं जाता वहां। एक आम आदमी पार्टी और एक दल को 6 साल पहले गए थे, तब भी उन्होंने कहा कि हमने इसको हैकिंग के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। अभी अप्रैल 2024 में सर्वोच्च न्यायालय, उससे बड़ा न्यायालय तो हमारे देश में है नहीं, उन्होंने फैसला लिया कि इसके बारे में अफवाह फैलती है, आरोप लगते हैं, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं है विरोध करने का। तो मुझे बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय देने के बाद भी, अगर निर्णय देने के बाद भी हम प्रश्न उठाएं तो आखिर किस पे विश्वास करोगे आप लोग? ओके, अनिल बोलिए, अब बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी खुद ही कहा था ना कि जो वीवीपैट से ईवीएम की मैचिंग होती है, चलिए हम बढ़ा देते हैं इसको, एक बूथ से इतना 4 बूथ 6 बूथ कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रक्रिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें 5% लोगों को भी ये लगता है कि ये मैनिपुलेट हो सकती है, और जो पार्टी अभी जेएमएम की हमारी बहन बैठी हुई हैं, वो जीतने के बाद भी ये कह रही हैं कि भाई नहीं, ईवीएम ठीक नहीं है, तो आपको ईवीएम से इतना क्या प्यार है कि जो लोग, हम विपक्ष के लोग जीतने के बाद भी ये कहते हैं कि आप ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट से चुनाव कराइए, लेकिन आप है कि ईवीएम के पीछे ही पड़े। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि जनता को 5% जनता को भी अगर लग जाए कि ये मैनिपुलेट हो सकता है, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस डाउट को क्लियर करना चाहिए? ओके, टाइम खत्म हो रहा है प्रदीप, 20 सेकंड। 10 सेकंड और कहना चाहता हूं। ये बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी जी यहां हारे वहां हारे। राहुल गांधी वो सेनापति है जो अपनी सेना के साथ आगे खड़े होकर लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हिमाचल आप हार गए तो जेपी नड्डा जी की फोटो लगा दी, कर्नाटक हार गए तो मोदी जी को छोड़ के वहां के स्थानीय लोगों की फोटो लगा दी, और अगर महाराष्ट्र आप हारते ना तो आप ही लोग देवेंद्र फडणवीस के लिए कह रहे होते हैं। ओके, टाइम खत्म हो जाएगा। कह रहा हूं कि भाई कौरवों ने, आप कौरव कह रहे थे ना, जिन दुशासनों ने लोकतंत्र का चीरहरण कर लिया, वो दूसरों को कौरव कह रहे हैं। कैमरा पर्सन को मैं चाहता हूं जरा फोकस करिए इस पे तुरंत। मैं कह रहा हूं कि ये क्यों ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते। ये देखिए, बंगाल के अंदर जहां पे पंचायत के पोल्स जो है वो बैलेट से हुए थे, बैलेट को इन लोगों ने तहस नहस कर दिया था। चंडीगढ़ में देख लिया था हमने, चंडीगढ़ में देख लिया था आपको। ये मैंडेट छीनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं ये अनिल यादव। चंडीगढ़ में मैंडेट आपने छीना और कोर्ट ने देखा। आपको शर्म आनी चाहिए इनको दिखाते हुए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। ये शो आप दोबारा देखना चाहें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र हरले के बाद सब प्रवक्ता अपने में लड़ल करलन, बीजेपी के दोस्त देवल करलन मोदी के। अगर से मिलजुल के तो लड़े बेड़ा पार करते हैं। और 4 चीज़ का सब लड़ाई करलन। एक नकली संविधान 10 रुपया खरीद के लिया राहुल गांधी लटकावलन। अगर बाद जनगणना करे कारण जात पात में लड़ाना वाला, तो ऐसे न हुई। हिंदुस्तान का जनता जान चुका लो, फ्रंट में आके लड़ा, पीछे से नहीं लड़ा जरा। और झूठ बात का भी जनता स्वीकार करत नहीं, एक अला स्वीकार कर ले लोकसभा वाला। हर पारी नहीं ना सहकार करी भैया। वीडियो अच्छा लगी भैया तो लाइव कर दिया, सबको लाइव कर दिया। जय राम।